नमस्कार, गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की। एक ऐसा वीडियो सामने आया जो इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी है। इस वायरल वीडियो में एक दबंग महिला के दुपट्टे के जरिए गले से उसको पकड़े हुए नजर आ रहा है, उसे घसीटते हुए ले जा रहा है। जब भी महिला युवक का विरोध करती, आरोपी युवक उस पर थप्पड़ों की बरसात कर देता। आरोपी की मार से महिला का चेहरा खून से लाल हो गया, लेकिन हम आपको उस चेहरे को दिखा नहीं सकते क्योंकि दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। हैरानी की बात यह है कि आरोपी युवक के साथ कुछ महिलाएं भी थीं जो पीड़ित महिला को पीछे से धक्का देते दिखाई दे रही हैं। किसी तरह महिला इलाके के लोगों से मदद लेती है और दबंग के चंगुल से अपनी जान बचाती है। बताया जा रहा है कि महिला ने आरोपी दबंग के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की थी, जिसके बाद उसने सरेआम महिला को पीटा। वीडियो जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो अमरोहा की तस्वीर है और आप गुंडागर्दी देखिए। तो युवक भी पीट रहा है, महिलाएं भी पीट रही हैं और इंतहा हो गई बदतमीजी की, हैवानियत की। किसी तरीके से इस महिला को बचाया जा सका, लेकिन इतनी बुरी तरीके से उसको पीटा गया था कि उसका पूरा चेहरा खून से लाल हो गया था। अब सवाल यह है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो आपको बता दें कि जो लोग हैं, जो युवक है, उस पर पीड़िता ने आरोप लगाया था। पीड़िता ने आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसके साथ ही मारपीट की गई। और फिरोजाबाद में एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सफाई कर्मचारी और तीमारदार के बीच मारपीट का है। वीडियो ट्रामा सेंटर का बताया जा रहा है, जहां पर मोबाइल चोरी की घटना के बाद तीमारदारों और सफाई कर्मचारी के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते अस्पताल दो पक्षों के बीच मारपीट का अखाड़ा बन गया। हंगामे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती रही। तो फिरोजाबाद की तस्वीर देखिए, अस्पताल में किस तरीके से तीमारदार और सफाई कर्मी के बीच मारपीट हो गई और काफी देर तक ये हंगामा होता रहा। दरअसल एक मोबाइल को लेकर विवाद शुरू हुआ था और देखते ही देखते ये संग्राम में बदल गया। तो फिरोजाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रामा सेंटर में बवाल हो गया। मोबाइल को लेकर विवाद था, लेकिन देखते ही देखते तीमारदार और सफाई कर्मियों में मारपीट होने लगी। आप देखिए किस तरीके से ये आपस में उलझे हुए हैं और अस्पताल में ये हालत है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालात कैसे बिगड़ जाएं। अगर कोई बड़ा हंगामा यहाँ हो जाए तो फिर उसको कोई संभालने वाला बिल्कुल नहीं। वहीं कानपुर का बिकरू कांड की जांच रिपोर्ट अब सरकारी फाइलों में बंद हो गई है। कल शाम तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट चेयरमैन संजय भूसरेड्डी को सौंप देगी। एसआईटी को जांच के दौरान विकास दुबे से कई बड़े नामों के जुड़े होने की सच्चाई का पता लगा है, जिनके नाम इस रिपोर्ट में शामिल है। मैं पंडित बोल रहा हूं। कानपुर का बिकरू गांव अब सरकारी फाइलों का हिस्सा बनकर दर्ज हो चुका है। एसआईटी की नई फाइल में बिकरू गांव की अब अलग पहचान होगी। विकास दुबे ने बिकरू गांव में 2 और 3 जुलाई की रात में मौत का जो नंगा नाच खेला, उसकी पूरी रिपोर्ट अब फाइलों में दर्ज हो चुकी है। एसआईटी की रिपोर्ट में चौबेपुर थाने के सिपाही से लेकर कानपुर नगर में तैनात आईपीएस अधिकारी तक के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच में कई ऐसे पुलिसकर्मी बेनकाब हुए हैं जिन्होंने एक दिन में विकास दुबे से 1 दर्जन बार से ज्यादा बार फोन के जरिए संपर्क किया था। इतना ही नहीं, विकास दुबे की कॉल डिटेल में आईपीएस अफसर से हुई बातचीत भी सामने आई है, जिससे साफ हो रहा है कि विकास के लिए सिर्फ सिपाही ही नहीं बल्कि अधिकारी भी काम करते थे। एसआईटी की टीम अभी कानपुर में ही है और विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। 8 पुलिसकर्मियों का जघन्य हत्याकांड के हर पहलू को एसआईटी ने अपनी जांच में शामिल किया है और उन पहलुओं से जुड़े हर तथ्य की रिपोर्ट बना ली है, जिसे कल यानी 31 जुलाई को एसआईटी की टीम चेयरमैन संजय भूसरेड्डी को सौंपेगी। कानपुर से प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा।
एक तरफ जहां एसआईटी विक्रू कांड की रिपोर्ट फाइल करने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने आवास पर विक्रू कांड में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा और एसओ महेश कुमार यादव के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही परिवारों को सीएम ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है, साथ ही सख्त से सख्त सजा दिलाने का भरोसा भी दिया है। तो देखिए, ये परिजन हैं शहीद महेश यादव और देवेंद्र मिश्रा के, जिनसे कल मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, बातचीत की और आश्वासन दिया है कि परिजनों को मदद सरकार करेगी, साथ ही सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। पुलिस अपराधियों के साथ कैसा बर्ताव करती है ये तो सब जानते हैं, लेकिन जब पुलिस खुद कटघरे में खड़ी होती है तब उसकी पीड़ित को न्याय देने की क्या मंशा होती है, उसे देखकर शायद आपको कानून व्यवस्था पर गुस्सा आने लगेगा। हाथों में 500 का नोट है और उसी हाथों में एक लेटर भी है। साथ ही दर्द से करहाती गर्भवती अपने पति के साथ अस्पताल की चौखट पर बैठी है। शामली से आई ये तस्वीर न केवल इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान है। इस महिला के हाथों में ये 500 का नोट उन पुलिस कर्मियों ने थमाया है जिनसे ये न्याय की उम्मीद लगाकर फरियाद कर रही है। दरअसल इस महिला को एक पुलिस कर्मी को अपना घर किराए पर देने की कीमत चुकानी पड़ रही है। आरोप है कि पिछले 6 महीने से घर पर काबिज कांस्टेबल दीपक किराया मांगने पर मारपीट करता है। इसमें उसकी पत्नी भी शामिल है। धक्का मुक्की करी और उसके घरवाली ने उसको डंडा मारा, इसको चोट भी काफी लगी और 8 महीने से प्रेग्नेंट है। इसको लात मारी पेट में। सर ने बोला कि लगे पहले आप इसका इलाज करा लो, 500 रुपये दिए सर। और अब यहाँ हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि पहले कागज लेकर आओ। 500 रुपये दवाई के लिए दे दिए सर बस। हद तब पार हो गई जब गर्भवती पीड़िता के पेट पर आरोपी सिपाही की पत्नी ने लात मारी। दर्द से करहाती पीड़िता पति के साथ शिकायत करने थाने पहुंची तो वहां 500 रुपए देकर भगा दिया गया। जब भी माँ के लिए रखती हूँ दोनों मार पिटाई करते हैं मेरे साथ में। अच्छा। परसों भी जी छत पर गमला मारा मेरे फेंक कर उन्होंने, दोनों ने। अच्छा। जब भी माँ अकेली थी घर पे और अब भी जी अकेली थी मैं घर पे, तब मैंने फोन करके इन्हें बुलाया तो मेरे साथ में फिर मार पिटाई करी उन्होंने। अच्छा, कब से आपके यहाँ पे किराए पर रह रहा था? 1 साल से रह रहे थे। किराया कब से नहीं दिया? 6 महीने से। मामला विभाग के एक सिपाही का है, इसलिए किसी ने तवज्जो नहीं दी। मीडिया बीच में पड़ी तो अब रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन जांच में कहीं भी थाने से रुपए देकर भगाया जाना शामिल नहीं है। आवास पर जो दीपक कांस्टेबल है वो अपनी पत्नी के साथ किराए पे रहता है और उसके द्वारा ये भी उसमें आरोप लगाया गया है कि लगभग 6 महीने से दीपक कांस्टेबल के द्वारा उसका जो 2500 रुपये महीना किराया है वो नहीं दिया है और जब भी वो किराया मांगते हैं तो वो उनके साथ गाली गलौज करते हैं। उसकी पत्नी ने इसके साथ मारपीट की है और उसकी जांच की जा रही है थाने के द्वारा। सर 500 रुपये देकर भेज देना, उसके FIR दर्ज न करना कहाँ तक सही है? नहीं, चूंकि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और चूंकि किराए से जुड़ा हुआ मामला है और उनके द्वारा ये कहा गया कि 6 महीने से किराया नहीं दिया और उसको लेके गाली गलौज होती है, तो इसी जांच के आधार पर जो भी इसमें सही तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्यवाही। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि पुलिस न्याय देने में भी भेदभाव करती है। पुलिस का ये बर्ताव बता रहा है कि अगर मामला उसके विभाग के किसी कर्मचारी के खिलाफ है तो पुलिस भी रुपए देकर फरियादी को चलता करने में ही भरोसा रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। प्रियंका वाड्रा ने गुरुवार को सरकारी आदेश के अनुसार अपना लोधी रोड का सरकारी बंगला खाली कर दिया। इस बंगले में वो 1997 से रह रही थी। बंगला खाली कराने और SPG सुरक्षा हटाए जाने को लेकर काफी उठापटक भी हुई। अब प्रियंका का नया ठिकाना दिल्ली में दूसरी जगह बनाया जा रहा है। उन्नीस से लुटियन जोन में बंगला नंबर 35 लोधी स्टेट प्रियंका वाड्रा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब नए नाम से जाना जाएगा। इसकी पहचान अब भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के बंगले के रूप में होगी।
प्रियंका वाड्रा ने गुरुवार को अपना 23 साल पुराना बंगला खाली कर दिया। इसके बाद अब वो कुछ दिन अपने गुरुग्राम के घर में बिताएंगी। इसके बाद वापस दिल्ली लौटेंगी। पिछले साल प्रियंका की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद सरकार ने नोटिस जारी कर बंगला खाली करने का आदेश दिया था। प्रियंका गांधी के इस बंगले का पता 35 लोधी स्टेट, दिल्ली था। बंगला खाली करने से पहले प्रियंका चाहती थी कि शिष्टाचार के तहत इस बंगले के नए स्वामी यानी भाजपा सांसद अनिल बलूनी उनके घर पर चाय पर आए। इसके लिए उन्होंने अनिल बलूनी को निमंत्रण भी भेजा था। चाय के आमंत्रण के पीछे सिर्फ शिष्टाचार ही विषय था, क्योंकि प्रियंका चाहती थी कि जिस बंगले में वो पिछले 23 साल से रह रही हैं, उससे नए स्वामी को रूबरू कराया जा सके। 1 जुलाई को जारी हुए आदेश के अनुसार एसपीजी सुरक्षा वापस लेने और Z+ सुरक्षा प्रदान किए जाने के आधार पर आपके लिए किसी भी सरकारी आवास के आवंटन का प्रावधान नहीं है। ऐसे में टाइप 6B हाउस नंबर 35 लोधी स्टेट का आवंटन रद्द किया जाता है। प्रियंका गांधी के बाद इस बंगले को बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को दिया गया है। अनिल बलूनी को बंगला दिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने उन्हें परिवार के साथ चाय पर बुलाया था। हालांकि बलूनी ने अपनी सेहत का हवाला देते हुए मना कर दिया था। प्रियंका कुछ दिन अपने गुरुग्राम के घर में रहेंगी। इसके बाद फिर से दिल्ली में वापसी करेंगी। इसके लिए एक किराए का मकान भी देख लिया है, जिसमें साफ सफाई का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने गोरखपुर अस्पताल के ऑक्सीजन कांड को लेकर चर्चा में आए डॉक्टर कफील खान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। इस पत्र में कांग्रेस नेता ने कफील को न्याय दिलाने में उनकी पूरी मदद करने का अनुरोध किया है। प्रियंका ने लेटर में लिखा कि मुख्यमंत्री महोदय, इस पत्र के माध्यम से डॉक्टर कफील खान का मामला आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ। ये अब तक लगभग 450 से ज्यादा दिन जेल में गुजार चुके हैं। डॉक्टर कफील ने कठिन परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। तो कफील खान का मामला भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने चिट्ठी लिखकर उठाया है। और यूपी से राज्यसभा सदस्य रहे बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। रिक्त हुई राज्यसभा सीट पर 24 अगस्त को उपचुनाव होगा। इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव की जरूरत पड़ी है। वर्मा का कार्यकाल जुलाई 2022 में खत्म होना था। आयोग ने कहा कि उपचुनाव की अधिसूचना 6 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि चुनाव 24 अगस्त को होगा। परंपरा के अनुसार उसी दिन शाम को मतगणना होगी। मानव संसाधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। इस बार केवल मंत्रालय का नाम ही नहीं बदला, बल्कि पूरी योजना तैयार की गई है, जिससे देश की शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाई जा सके। भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 34 साल के बाद मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नीति के मुताबिक एमफिल कोर्स को बंद कर दिया जाएगा। इसकी जगह पर स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री या 4 साल बैचलर डिग्री प्रोग्राम करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू की गई है। इसमें 3 और 4 साल के यूजी कोर्स और बैचलर प्रोग्राम शामिल हैं। 4 साल के कोर्स में चौथे साल रिसर्च को शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति के मुताबिक भविष्य में शिक्षक और छात्रों का अनुपात 1:30 होगा। नई शिक्षा नीति में कहानी, रंगमंच, सामूहिक पठन पाठन, चित्रों का डिस्प्ले, लेखन कौशलता, भाषा और गणित पर भी जोर दिया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संस्थान यदि चाहें तो 2 साल का मास्टर डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर सकते हैं, जिसमें दूसरा साल पूरी तरह रिसर्च पर आधारित होगा। निश्चित रूप में एक क्रांतिकारी कदम से भी कुछ ज़्यादा कदम है, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक को एकदम आमूलचूल ढांचे को परिवर्तित करने का काम किया गया है। रोजगार परक शिक्षा और उच्च शिक्षा में एनरोलमेंट बढ़े, इसके भी तमाम प्रयत्न किए गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक जो स्टूडेंट्स शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन्हें 4 साल का डिग्री प्रोग्राम और जिन्हें नौकरी के क्षेत्र में जाना है, उन्हें 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करना होगा। कि शिक्षा काहे के लिए है? कुछ लोग समझते रोजगार के लिए, यानी स्किल,
कुछ लोग समझते हैं कि ज्ञान के लिए, नॉलेज, लेकिन अच्छा मनुष्य निर्माण होना यह भी जरूरी है। ये शिक्षा नीति अच्छा ज्ञान भी देगी, अच्छा कौशल भी देगी, हुनर भी देगी, रोजगार भी मिलेगा और उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान तैयार होगा। ये सबसे मुख्य फर्क है। नई शिक्षा नीति के तहत इंटर्नशिप और ऑनलाइन शिक्षा के साथ ही हायर एजुकेशन लोन को आसान बनाने की बात भी कही जा रही है। देखने वाली बात होगी कि नई शिक्षा नीति किस तरह बदलाव की राह पकड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस समय पूरे देश में श्री राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर उत्साह बना हुआ है। बुलंदशहर के धर्मगुरु ने श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए विशेष जल, पावन मिट्टी, अभिमंत्रित रुद्राक्ष, चांदी के सिक्के, वास्तुदोष यंत्र, सर्प जोड़ा और नवरत्न भेजे हैं। ये सारा सामान शहर के द्वादश महालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ के धर्मगुरु आचार्य मंजीत धर्मध्वज जी की तरफ से अयोध्या भेजा गया है। तो पूरे देश से तमाम पवित्र चीज़ों को अयोध्या भेजा जा रहा है और बुलंदशहर में भी द्वादश महालिंगेश्वर सिद्धपीठ से पवित्र मिट्टी और तमाम चीजें अयोध्या भेजी गई हैं। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर होने वाले भूमि पूजन से पहले देश भर से जगह जगह से पवित्र मिट्टी अयोध्या भेजी जा रही है। जालौन के कोंच कस्बे में स्थित प्राचीन मंदिर दोहर सरकार से भी मिट्टी भेजी गई। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पवित्र मिट्टी एकत्रित कर पहले हवन पूजन किया और फिर भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए इस मिट्टी को भेजा। इस दौरान भगवान राम के भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उन्होंने इस दौरान जमकर जयकारे भी लगाए। तो देश भर से पवित्र मिट्टी, पवित्र जल और तमाम चीजें अयोध्या भेजी जा रही हैं। जालौन में भी प्राचीन दोहर सरकार मंदिर से मिट्टी भेजी गई। प्राचीन दोहर मंदिर से मिट्टी भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए अयोध्या जाएगी। जैसे ये समाचार मिला, समस्त कोंचवासियों में हर्ष व्याप्त हो गया कि हम लोगों को सौभाग्य है कि हम लोगों को आज उस कार्य के लिए कुछ काम करने का अवसर प्रदान हुआ। और सुल्तानपुर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थापन धोपाप धाम की मिट्टी भी अयोध्या जा रही है। यहाँ पर आदि गंगा गोमती का पवित्र जल और इस धाम की मिट्टी कलश में लेकर लंबुआ से भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी अयोध्या जा रहे हैं। इससे पहले मिट्टी और जल रखे हुए सुसज्जित रथ का क्षेत्र के प्रमुख कस्बों में स्वागत किया गया। आपको बता दें कि भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन को लेकर जिले में लोगों के बीच उत्साह है। मान्यता है कि 15 तारीख में रावण वध के उपरांत पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम ने धोपाप में आदि गंगा गोमती के घाट पर स्नान किया था। धोपाप की मिट्टी और पवित्र जल को विद्वान पंडितों द्वारा अभिषिक्त करवा करके फिर उस पवित्र जल और मिट्टी को लेकर के हम लोग पूरी विधानसभा के विभिन्न तीर्थों, विभिन्न धामों में होते हुए हम लोग इसको जाएंगे राम भवन अयोध्या में और वहाँ पर ट्रस्ट को यह पवित्र मिट्टी धोपाप धाम की, लंबुआ की, देवभूमि की, वहाँ पर उनके सुपुर्द करेंगे। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। भारत से हैं हम, भारत जैसे हम। 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। बार बार सर्दी, खांसी या कमजोरी का कारण हो सकता है कमजोर इम्यूनिटी। लीजिए रिवाइटल एज रोजाना। इसका नेचुरल जिनसिंग एनर्जी बनाए रखे और विटामिन सी और जिंक इम्यूनिटी बढ़ाए। रिवाइटल एज, रहो चार्ज्ड। इनसे भी तो पूछो ये क्या पकाएंगे। लड्डू, कचौड़ी, जलेबी, एवरीथिंग, ऑल डिशेस वी हैव। इनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा। स्वाद इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे? बिट्टी जी, ज्ञान देसी घी से।
विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। 6 और 7 अगस्त को है Amazon प्राइम डे। उठाइए ढेर सारे डील्स के फायदे Amazon प्राइम डे पे 6 और 7 अगस्त। ज्वाइन करिए प्राइम आज ही। दवा इंडिया आइए, यहाँ पर हाई क्वालिटी जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं जिनका दाम ब्रांडेड दवाइयों से बहुत कम होता है। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। आप जिन्हें सौंपते हैं राज, वो आपके लिए बनाते हैं कैसी नीति। 2 प्रदेश 22 करोड़ है हम, जागरूक बनकर जगाएंगे सिस्टम। आपकी जरूरत और हक की आवाज, सत्ता और सिस्टम के साथ नतीजे दिलाने वाली सार्थक बात। देखिए राजनीति राजेंद्र देव के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। राजनीति राजेंद्र देव के साथ। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में लगाने के लिए बरसों से तराश कर रखे गए पत्थरों को साफ कर दिया गया है। इसके अलावा पूरी अयोध्या नगरी की रंगत बदलने की तैयारी जोरों पर है। अयोध्या में तैयारियों का जायजा लिया एबीपी गंगा के यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने। तो पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं, मिट्टी भेजी जा रही है, जल भेजा जा रहा है, भगवान राम के भूमि पूजन के लिए तोहफे भेजे जा रहे हैं अध्यात्म से जुड़े हुए, और इन सब के बीच राम नगरी की सूरत बदलने की कोशिश भी लगातार जारी है। भविष्य की जरूरतों के मुताबिक मंदिर चाहे जितना भी भव्य बनाया जाए, उसका आकार प्रकार बदल दिया जाए, लेकिन इस कार्यशाला में ये जो 30 साल से पड़े हुए पत्थर हैं, इससे अयोध्या और हिंदुओं का अपना जज्बाती रिश्ता है। ये पत्थर मंदिर की बुनियाद से लेकर उसके शिखर तक उसका हिस्सा बनेंगे। ये लगभग 30 सालों से यहां खड़े हैं, तराशे जा रहे हैं, और इनके तराशने वालों की अगर उंगलियों को आप देखेंगे तो वो थकते नहीं हैं। लगता है कि मानो पत्थरों में इन्होंने अपनी जान फूंक दी है। कहने को तो ये भी पत्थर ही हैं, लेकिन अगर ध्यान से सुने तो इन पत्थरों में हम सबका दिल धड़कता है। अयोध्या में यह पत्थर सितंबर 1990 से आने लगे थे। 30 बरस में उन्होंने हर मौसम का लगभग 30-30 बार जरूर सामना किया होगा और हजारों बार की बारिश भी देखी होगी। लेकिन दर्शन को आए लाखों लोगों में तमाम ऐसे भी हैं जो इन्हीं पत्थरों पर अपना नाम और पता लिख जाते हैं। इन्हीं पत्थरों से भगवान राम का मंदिर आकार लेगा, जिसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को करेंगे, और वो घड़ी आ गई है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश की राजधानी दशरथ और राम जैसे सूर्यवंशी राजाओं के नाम से पहचानी जाने वाली अयोध्या अब सज संवर कर तैयार हो रही है। और ये जो आप देख रहे हैं ना पेंटिंग, ये हर जगह अयोध्या में ऐसे ही देखने को मिल रहा है। दिन रात काम किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री 5 अगस्त को इस पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी में आ रहे हैं और एक इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाला है अयोध्या, और यही वजह है कि इसे सजाया संवारा जा रहा है। केंद्र और यूपी सरकार ने अयोध्या को काल के कपाल पर न मिटने वाली लिखावट बनाने की भी योजना तैयार की है। अयोध्या की पहचान गलियों वाले एक छोटे से इलाके की जगह चौड़ी सड़कों, उन्नत अस्पताल, भव्य राम मंदिर
और भगवान राम की विशालकाय मूर्ति के लिए होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को रामलला के मंदिर का सिर्फ भूमि पूजन ही नहीं करेंगे, उस दिन वो अयोध्या को 487 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। इसमें 135 करोड़ की लागत से कई योजनाओं की शुरुआत होगी और अयोध्या योगी और मोदी के सपनों की होगी और इसका पूरे विश्व में भव्य रूप दिया जाएगा और तमाम तरह की योजनाएं उस दिन लॉन्च की जाएंगी, जो उस दिन अयोध्या के लिए एक बड़ी सौगात होगी और देशवासियों के लिए भी बड़ी सौगात होगी। और प्रदेश के बड़े अपराधी तो पुलिस के लिए चुनौती बन ही रहे हैं। अब बाल सुधार गृह के लड़के भी पुलिस के लिए मुसीबत हो चुके हैं। मथुरा के बाल संरक्षण गृह से 14 बालकों के भागने की खबर से हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने नाकेबंदी कर 7 बालकों को बरामद कर लिया है, लेकिन अभी भी पुलिस के लिए भागे 7 लड़कों को तलाशना किसी चुनौती से कम नहीं है। पुलिस के मुताबिक सभी 14 लड़के बाल सुधार गृह की खिड़की तोड़कर भागने में कामयाब हुए थे। इस दौरान संप्रेक्षण गृह के कुछ लड़कों ने आरोप लगाते हुए एबीपी गंगा को बताया कि सुधार गृह में अच्छा खाना नहीं मिलता, साथ ही बीमार होने पर इलाज भी ठीक से नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बाल सुधार गृह से 14 लड़के भागे थे, जिनमें से 7 को पकड़ा गया है और उन्होंने कहा कि यहाँ पर बदइंतजामी बहुत ज़्यादा है।